हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जैसा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि सभी एग्जाम के लिए और इसी नेट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो लेक्चर वीडियो है प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की, जो भी वो भी जरूर देखें। ठीक है, डीपली तैयारी के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद की प्रत्ययवादी। ठीक है, उदारवाद की प्रत्ययवादी जो धारणा है, प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया? बंडले, बोसाके या हॉबहाउस या ग्रीन ने? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन का देखिए मुख्य योगदान यह था कि उसने जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार थे, ठीक है, जो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार थे, ठीक है, उसने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत जो थे, जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावाद था, ठीक है, उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद को खंडन करते हुए नैतिक आधार पर उदारवाद का इसने क्या किया? पुनर्निर्माण किया। ठीक है, पुनर्निर्माण किया। उसने उदारवाद की आदर्शवादी जो मान्यताएं हैं उसके साथ जोड़कर एक उसने नया रूप दिया, नए रूप में इसको प्रस्तुत किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टीएच ग्रीन। सेकेंड क्वेश्चन है, इंग्लिश ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेंडले, बोसाके, ग्रीन या उपरोक्त सभी ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। बेंडले ने, बोसाके ने और ग्रीन ने। देखिए 19वीं शताब्दी में उदारवाद के अंतर्गत आदर्शवाद के रूप में समष्टिवादी विचार प्रवेश करने लगे थे। इसमें रूसो, कांट, हीगल, ठीक है, रूसो, कांट, हीगल के समष्टिवादी विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटेन में टीएच ग्रीन ने, ठीक है, टीएच ग्रीन ने, बेंडले ने और बोसाके ने, तीनों ने, ठीक है, प्रभावित होकर इन तीनों ने आदर्शवादी उदारवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, रूसो, कांट और हीगल के विचारों से प्रभावित होकर। ठीक है, राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश उदारवादी विचारक का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, टीएच ग्रीन, एडम स्मिथ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए जीवन संघर्ष, जीवन, ठीक है, जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष के में योग्यतम विजय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन के इस सूत्र के आधार पर बनाकर स्पेंसर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि राज्य या समाज की ओर से दीन दुखियों की सहायता के प्रयत्न सामाजिक विकास में क्या होंगे? बाधक होंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रयत्न क्या है? निंदनीय है। यानी इसका सिद्धांत यह था कि जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, प्रत्येक सामाजिक विकास में वो क्या है? वो बाधक होंगे। ठीक है, किसने? ये जो डार्विन के इस सूत्र को आधार बनाकर स्पेंसर ने कहा था ये चीज। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गा राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य या सीमित सरकार? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बुजुर्गा राज्य। देखिए मार्क्सवादियों द्वारा उदारवादी राज्य को बुजुर्गा राज्य, ठीक है, बुजुर्गा राज्य कहकर उसकी आलोचना की जाती है मार्क्सवादियों द्वारा उदारवादी राज्य की। ठीक है, सीमित सरकार और प्रतिनिधि सरकार तो परंपरावादी उदारवाद के समय से ही प्रचलित जो मूल्य रहे हैं, जबकि लोक कल्याणकारी राज आधुनिक उदारवादी जो है अवधारणा है उसका प्रतिफल है। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज, सीमित सरकार, ये क्या है? ये आधुनिक उदारवादी अवधारणा जो है, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक उदारवादी अवधारणा, उसके ये फल रहे हैं। ठीक है, प्रतिफल है ये प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज और सीमित सरकार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए।
5th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्क्स के राज्य के अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मजदूरों का वंश नहीं होता कोई, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ठीक है, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का एक यंत्र है। और 5th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, राजा पृथ्वी पर या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह प्रसिद्ध कथन आदर्शवादी किसका है? हीगल का। ठीक है, ये हीगल के विचार हैं, आदर्शवादी विचारक हीगल के हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सारे मार्क्सवादी सिद्धांत है ये, कि उन्होंने कहा कि राज्य का लोप हो जाएगा, विलीन हो जाएगा राज्य, शोषण का एक राज्य साधन है, एक यंत्र है, और मजदूरों का कोई वंश नहीं होता। ये सारे मार्क्सवादी विचारधाराएं। 6 क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? जेरेमी बेंथम, टी.एच. ग्रीन, हेराल्ड लास्की, आर.एम. मैकाइवर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेराल्ड लास्की। लास्की का कथन है कि उदारवाद का संबंध किसी संप्रदाय से कम और मानव स्वभाव से अधिक है। यानी उदारवाद का जो संबंध है वो किसी संप्रदाय से कम लेकिन मानव स्वभाव से अधिक है। ठीक है, लेकिन मानव जो स्वभाव है, नेचर है, उससे क्या है? अधिक है। ठीक है, यह स्वतंत्रता के लिए अभिलाषा का उत्कट जो है अभिलाषा का घोतक है, हेराल्ड लास्की। 7 क्वेश्चन है, मार्क्स का अंतिम ध्येय था? एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, सी है एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, और डी है एक जाति विहीन समाज की स्थापना। और 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वर्ग विहीन समाज का अंतिम जो उसका ध्येय था, वो चाहता था कि एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए जिसमें कोई किसी का शोषण न करे और सब बराबर हो, सब समान हो। ठीक है, मार्क्स कहता है कि अब तक जितनी क्रांतियां हुई उसमें इतिहास अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, अर्थात शोषण मुक्त जो समाज है, ठीक है, उसका उदय नहीं हो पाया, वो कहता है। ठीक है, शोषण मुक्त समाज का उदय नहीं हो पाया, ये कहता है मार्क्स। तो परंतु पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के संघर्ष में जो क्रांति होगी, जो सर्वहारा वर्ग होगा वो और पूंजीपति, तो इनमें जो क्रांति होगी इनके बीच, वह जो पिछली सभी क्रांतियां होंगी उनसे क्या होगी? अलग होगी, उनसे भिन्न होगी। ठीक है, और वह पिछली सब क्रांतियों से भिन्न होगी क्योंकि पिछले उसके फलस्वरूप जो है शोषक वर्गों का अस्तित्व क्या होगा? वो मिट जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मिट जाएगा अस्तित्व और वर्गहीन समाज की स्थापना का रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। तो राइट ऑप्शन उसका ध्येय था ऑप्शन ए है, और उसका अंतिम ध्येय था एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। 8 क्वेश्चन है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन की लागत मूल्य को कम किया जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके। डी है उनका प्राकृतिक संसाधनों का जो है पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण को रोका जा सके। ठीक है, देखिए समाजवादी विचारक जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन है, ठीक है, उनका राष्ट्रीयकरण अर्थात उन पर सामाजिक स्वामित्व का समर्थन तो करते हैं ताकि प्राकृतिक जो संसाधन है वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों के ही अंडर में ना रहे, या कुछ लोग ही उस पर स्वामित्व ना हो। ठीक है, उनका कुछ लोगों पर ही स्वामित्व ना हो, कुछ लोगों का ही। और प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल जो संसाधन है, उस पर कुछ लोगों के स्वामित्व से अधिकांश लोग क्या होगा वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अर्थात वो जो है कर पाते अर्थात शोषित होते हैं वो। ठीक है, तो क्या होंगे? शोषित होंगे, तो अर्थात शोषण को रोका जा सके क्योंकि राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, और आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से उत्पन्न होती है, और डी है सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है।
ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तो मार्क्सवाद के अनुसार उत्पादन संबंधों का जो कुल योग है समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है, और वही कानूनी और राजनीतिक जो अधिरचनाएं हैं उसकी आधारशिला, ठीक है, उसकी असली आधारशिला का काम देती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली मानव जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य रूप को निर्धारित करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन है, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, साम्यवाद, फेबियन समाजवाद। 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फेबियन समाजवाद। देखिए, फेबियन समाज के वाद के अनुसार सब पदार्थों का मूल्य जो है वो सामाजिक उपयोगिता के आधार पर क्या होता है, उसका निश्चित होता है। मूल्य की उत्पत्ति न केवल श्रम से होती है और न मांग और पूर्ति के कठोर नियम, ठीक है, न ही मांग और पूर्ति, ठीक है, न मांग और पूर्ति के कठोर नियम से, वरन समूची सामाजिक परिस्थितियों का क्या होती है, परिणाम होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फेबियन समाजवाद मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है। 11 क्वेश्चन है, श्रेणी समाजवाद निम्न में से किसके बीच का मध्य मार्ग है? समाजवाद और फेबियनवाद, समाजवाद और श्रमिक संघवाद, समाजवाद और अराजकतावाद, श्रमिक संघवाद और समष्टिवाद। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रेणी, श्रमिक समाजवाद, संघवाद और समष्टिवाद। देखिए, श्रेणी समाजवाद न तो समष्टिवाद की तरह संपूर्ण सत्ता राज्य को प्रदान करने के पक्ष में होता है, ठीक है, और न ही जो संघवादी हैं, ठीक है, संघवादियों की तरह उपभोक्ताओं के हितों की अवहेलना करते हुए संपूर्ण सत्ता उत्पादकों को प्रदान करने के पक्ष है। यानी न तो वो संपूर्ण सत्ता राज्य को देना चाहता है और न ही जो उत्पादक वर्ग है, न ही उनको ही वो संपूर्ण सत्ता देने के पक्ष में है, ठीक है, और न ही वो पूर्णतया क्रांतिकारी है, ठीक है। तो इसमें दोनों विचारधाराओं के जो मूल्यवान तत्व हैं उनको क्या किया गया है, उनको स्वीकार किया गया है या ग्रहण किया गया है, और एक नवीन विचारधारा को इसमें जन्म दिया गया है। क्या है? एक नवीन विचारधारा का उदय हुआ है, विचारधारा को जन्म दिया है। और अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो श्रेणी समाजवाद, समष्टिवाद तथा श्रमिक संघवाद का मध्यम मार्ग है। इस तरीके से राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 12 क्वेश्चन। हॉब्स पेट्रियार्का, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अरस्तु पॉलिटिक्स सही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही है, अरस्तु की पॉलिटिक्स या राजनीति, चाहे हिंदी में राजनीति लिखा आ जाए या पॉलिटिक्स लिखा आ जाए अरस्तु की, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ जाए या कभी कभी सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता ऐसे भी लिखा आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ जाए या सामाजिक संविदा आ जाए या सामाजिक समझौता भी आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी लिखा आ जाता है पेपर में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और पॉलिटिक्स या राजनीति लिखा आ सकता है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये इसका यही लिखा रहेगा मार्क्स का, और ये सही सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, हॉब्स की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो लेवियाथन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेवियाथन। और जैसा कि लेवियाथन है, जबकि पैट्रियार्का पितृतंत्र की रचना सर रॉबर्ट फिल्मर ने की है, ठीक है, ये रॉबर्ट फिल्मर, ठीक है, रॉबर्ट फिल्मर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये है जो मेल नहीं खा रहा। 13 क्वेश्चन, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? लॉर्ड ब्राइस, लावेल, मैकाइवर, मिशेल। 13 क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लावेल। लावेल ने कहा है कि राजनीतिक दल विचारों के व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, वो विचारों के, ठीक है,
विचारों के व्यापारी, ठीक है, व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं। तो राजनीतिक जो दल हैं वो राजनीतिक दल विचारों के व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं। किसने कहा? ये लावेल ने कहा है। सिगमंड न्यूमन ने भी लिखा है, न्यूमैन ने भी लिखा है कि सिगमंड ने, ठीक है, सिगमंड सिगमंड न्यूमैन ने लिखा है कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल होते हैं। इन्होंने क्या कहा है? दलाल कहा है। राजनीतिक दल तो होते हैं वो विचारों के दलाल होते हैं, ठीक है, और जो अपने सिद्धांत का निरंतर स्पष्टीकरण, व्यवस्थीकरण और क्या करते हैं? प्रसारण करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है लावेल, ऑप्शन विचारों का दलाल, ठीक है। और 14 क्वेश्चन, गांधी जी न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है संशोधनवादी समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद, ठीक है। देखिए, गांधी जी के अनुसार जब तक हम पूर्ण अहिंसा पर आधारित वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना के लिए तैयार नहीं हो जाते, एक तो वर्गहीन और दूसरा राज्यहीन, ठीक है, इसके लिए तैयार नहीं हो जाते, ठीक है, वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन करके उनकी अपनी संपत्ति को न्यास में, जो उनकी पूंजीपतियों की अपनी संपत्ति न्यास में परिवर्तित करने के लिए मनाया जाए। गांधी जी हमेशा यही काम करते थे, मनाने की कोशिश, मानता कोई नहीं था, ठीक है, तो मनाया जाए। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में उद्यमशील और श्रमशील व्यक्तियों की योग्यता से तो पूरा फायदा उठाएगा, जो श्रमशील व्यक्ति हैं, उद्यमशील व्यक्ति हैं, परंतु संपत्ति से जो पैदा होने वाला शोषण और अन्याय से क्या होगा? वो मुक्त रहेगा। यानी जो संपत्ति के आधार पर लोग शोषण करते हैं, पूंजीवादी वर्ग, श्रमिक वर्ग का, गरीब वर्ग का, वो शोषण और जो है और अन्याय नहीं हो पाएगा। इस प्रकार पूंजीवाद को मानवीय चेहरा प्रदान करने की कोशिश की है और मानवीय चेहरा प्रदान किया जाता है गांधी जी के न्यायधारिता के अनुसार। 15 और लास्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण संघीय सभा में सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और ठीक है, राष्ट्रीय परिषद में किसी एक दल विशेष को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। जो राष्ट्रीय दल होता है उसमें किसी एक दल विशेष को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अतः कार्यपालिका अर्थात संघीय परिषद में राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति के अनुपात में, ठीक है, शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण संघीय सभा में, ठीक है, संघीय सभा में सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, यानी सभी दल जो है उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। और राष्ट्रीय परिषद में किसी एक दल विशेष को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, अतः कार्यपालिका अर्थात संघीय परिषद में राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। और यह प्रणाली कहाँ पे है प्रचलित? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यूजीसी नेट के लिए थोड़ा सा अलग हटके भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी बाद में। और जो लेक्चर वीडियो है यूजीसी नेट का पेपर देखिए टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड की अपेक्षा थोड़ा हार्ड आता है, तो उसे भी जरूर देखें। लेक्चर वीडियो जो पढ़ा रहे हैं यूनिट 5 अभी फिलहाल, तो सारे यूनिट कंप्लीट करा दूंगी और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराऊंगी। तो लगे रहें साथ में, बने रहें, वीडियो देखते रहें और अपनी स्टडी भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।